बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। बेटा पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पहले हम लोग समझ भी चुके हैं और इसको हम लोग डिफाइन यानी इसकी डिफिनीशन भी लिख चुके हैं। पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होती क्या है? जब हम लोग एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं ना, क्या मतलब पहले वो वाला एलिमेंट लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, फिर वो वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा, फिर वो वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा हो। इस तरतीब से जब हम लोग सारे एलिमेंट को लिखते हैं तो होता क्या है, एक खास नंबर के बाद, एक खास वक्फे के बाद, या हम लोग ये कह सकते हैं एक खास पीरियड के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में ये जो रिपीटिशन होती है, दिस रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल व्हेन दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दिस रिपीटिशन इज कॉल्ड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। बहरकैफ इसको मैं यहां पर डिफाइन वगैरह अब नहीं करूंगा, इसकी डिफिनीशन नहीं लिखूंगा। अब बेटा इसके नीचे जो चीज लिखी हुई है ना, वो ये लिखी हुई है कि एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती है। ये वाली हेडिंग नहीं डली हुई, लेकिन बात यही लिखी हुई है। मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी है और अगर क्वेश्चन आया उसमें से तो इस तरीके से आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स एट विच केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड। तो आप लोगों ने हेडिंग क्या डालनी है? डिपेंडेंस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले बेटा हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती हैं। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। और आप लोग जानते हैं कि रिएक्शन में सिर्फ दो ही काम होते हैं, पुराने वाले बॉन्ड टूटते हैं, नए वाले बॉन्ड बनते हैं। क्या मतलब रिएक्शन के दौरान बॉन्ड बन रहे होते हैं या बॉन्ड टूट रहे होते हैं? और आपको पता है बॉन्ड बनने और बॉन्ड तोड़ने में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने या बॉन्ड तोड़ने में इन्वॉल्व होते हैं? बेटा आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन बेटा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती है, या आप लोग ये कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है, बात एक ही है, उस पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बेटा आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एक ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, यानी सबके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। जैसे ग्रुप 1 है ना, ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ग्रुप 2 है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इन सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या मतलब सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो बेटा चूंकि एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और इसी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम तो क्या मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेम। और बेटा एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो एक दूसरे के कॉन्गनर्स कहलाते हैं, CONGNERS, कॉन्गनर्स, एज ऑल द एलिमेंट्स विद इन अ ग्रुप possess same valence shell electronic configuration, so they possess same chemical properties. बच्चों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कलर वगैरह, ये सारी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बेटा ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर सिर्फ डिपेंड नहीं करती। बेटा ये ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती हैं, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर डिपेंड करती हैं, न्यूक्लियस के चार्ज पर डिपेंड करती हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है,
डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती हैं, और एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हुए एक ग्रुप के अंदर उनके एटॉमिक साइज बराबर नहीं होते, बढ़ रहे होते हैं। अब एटॉमिक साइज डिफरेंट हैं, ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, तो एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ग्रेजुअल चेंज आ रही होती है। ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या होता है? यकदम चेंज नहीं, एक खास पैटर्न के मुताबिक थोड़ा थोड़ा एक तरतीब के साथ चेंज हो रहे होते हैं। डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज। अच्छा, अब यहां पर हम लोग ये लफ्ज बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या मतलब है? ग्रुप में ऊपर से नीचे की जाने बात हुई है। टॉप ऊपर को कहते हैं और बॉटम पैंदा यानी नीचे वाली साइड को कहते हैं। तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते वक्त एक ग्रुप के अंदर। सो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो वेरीज ग्रेजुअली। और बेटा ये रहे इसके नोट्स। शील्डिंग इफेक्ट। बेटा शील्ड करना किसे कहते हैं? शील्ड करने का मतलब होता है ढांप लेना, कवर कर देना। अगर एक बल्ब है ना, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है और उससे लाइट बाहर आ रही है, अगर आप उसके ऊपर एक पॉलीथीन की शीट चढ़ा देते हैं, पॉलीथीन यानी शापर, सफेद वाला शापर, आपको पता ना शापर में से लाइट गुजर सकती है, उसके ऊपर अगर आप एक लेयर चढ़ा देते हैं, किस चीज की? पॉलीथीन की, व्हाइट वाला शापर चढ़ा देते हैं, तो मुझे बताएं उससे लाइट बाहर आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी, लेकिन क्या उतनी ही आएगी जितनी पहले आ रही थी? बेटा थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, एक शापर के ऊपर आपने एक और शापर चढ़ा दिया, जब 4-5 शापर चढ़ाएंगे तो मुझे बताएं क्या जितनी लाइट शुरू में आ रही थी 4-5 शापर चढ़ाने के बाद भी उतनी ही लाइट आ रही है? नहीं, अब आप देखेंगे कि लाइट आपको बहुत थोड़ी सी नजर आएगी। क्यों? वजह यह है कि ये जो 4-5 लेयर आपने उसके ऊपर शापर की लगा दी ना, उन्होंने उसकी लाइट को शील्ड कर दिया है, उसको ढांप दिया है। अब लाइट को वो बाहर नहीं आने दे रहे। अब बच्चों यहां पर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी चीज के ऊपर शापर चढ़ा दिया। भाई एटम का स्ट्रक्चर आप देखें ना, तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बेटा ये आपके सामने हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम में सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और बाहर शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मुझे बताएं, ये वाला जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस, ये इस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाए, बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहां पर जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन जहां और जहां बना दूं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इन्हीं जगहों पर तो रुके हुए नहीं होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो यहां दरमियान में भी ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो होगा क्या कि इस न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, यानी वो वाली अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन पर लगना शुरू हो जाएगी और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बच्चों जरा देखें क्या हुआ, क्या है? रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। और किस वजह से कम हुई है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। और बेटा यही जो असर है ना फोर्स के कम होने का अंदर के इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इसी इफेक्ट को, इसी असर को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों शील्डिंग इफेक्ट किस चीज पर डिपेंड करता है? भाई शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, कौन से? अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद पर। ये असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान? न्यूक्लियस और आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है, आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। और ये शील्डिंग इफेक्ट यानी फोर्स में कमी क्यों होती है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ शेल पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो अंदर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अब बच्चों हम लोगों ने इसका ट्रेंड पढ़ना है। ट्रेंड का मतलब होता है रुझान, कि यानी अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे तो इसमें क्या तब्दीली आएगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा। और एक पीरियड के अंदर अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की जानिब जाएं, ये वाली साइड लेफ्ट है ना और ये वाली राइट, लेफ्ट से राइट की जानिब जाएं तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा। तो बेटा आप इसको याद नहीं करना, प्लीज समझना है, समझना, समझेंगे तो आंसर ठीक लिखेंगे, अदरवाइज आंसर आप लोग गलत लिख कर आएंगे। ग्रुप के अंदर पहले ट्रेंड देख लेते हैं ऊपर से नीचे की जानिब। बेटा मैंने यहां पर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट यानी ग्रुप नंबर 17 या जिसे आप लोग ग्रुप नंबर 7 या हेलोजन कहते हैं, उनके मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बना दिए हैं ये समझने के लिए। किसी एक ग्रुप की मदद से समझ लेते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनिसीन या टेनिसाइन इसे हम लोग बोलते हैं, आखिर में होता है। बेटा एस्टेटीन और टेनिसाइन मैंने नहीं बनाया, वजह यह कि उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा थी और स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप लोगों को यहां तक ही सारे का सारा समझ में आ जाएगा। बच्चों चलिए मुझे बताएं किस चीज पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेल पर। तो बेटा नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो अंदर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जाएगी, और बेटा जब इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो मुझे बताएं यहाँ इनर शेल कितने हैं, एक दो शेल है ना टोटल, तो ये तो बैलेंस हो गया, इनर ये एक हो गया। तो इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस न्यूक्लियस की फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन पर लग रही है इसमें कमी पैदा करेंगे। अब इसमें बताएं कितने शेल के इलेक्ट्रॉन कमी पैदा करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो इनर शेल है, एक ये और एक ये वाला तो आउटर शेल है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसकी फोर्स को रोकेंगे ताकि यहां पर ना पहुंचे, और इसके इलेक्ट्रॉन भी रोकेंगे। तो न्यूक्लियस की जो फोर्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लग रही है ना वो और कम हो जाएगी, क्योंकि दो शेल के इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं इसको। अब मुझे बताएं ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इस सबसे आखिर वाले इलेक्ट्रॉन पर लग रही है उसको कितने शेल के इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं, दरमियान में कितने शेल आ रहे हैं, एक दो और तीन, तो तीन शेल के इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं। तो क्या मतलब रोकने वाले शेल या रोकने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। बेटा जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो यहां पर इस न्यूक्लियस की जो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्या मतलब रिडक्शन ज्यादा हो जाएगी, और इसी रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो ऊपर से नीचे की जानिब जब हम लोग आ रहे हैं ना बेटा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। बेटा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस। और जब अंदर के इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी तो वो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर वाले इलेक्ट्रॉन पर उसको ज्यादा रोकेंगे, तो रिडक्शन ज्यादा हो जाएगी और यही रिडक्शन शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। बच्चों उसके बाद जो ट्रेंड है वो ट्रेंड इन पीरियड। हाँ भाई मुझे बताएं पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए बताएं शील्डिंग इफेक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद पर। मुझे बताएं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिस पर न्यूक्लियस की फोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, दो। अंदर एक शेल है, दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी अंदर एक शेल है, दो इलेक्ट्रॉन है। एक शेल है, दो इलेक्ट्रॉन है। एक शेल है, दो इलेक्ट्रॉन है। क्या मतलब एक ही पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल की तादाद सेम रहती है। नंबर ऑफ शेल की तादाद सेम हो तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होगी। अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी सेम होगा, रिमेन सेम या रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज। और बच्चों इसका रीजन क्या लिखोगे, हाँ भाई क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट।
उनमें कोई चेंज कांस्टेंट। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स। एग्जाम्पल 4.4 बुक पेज 56। बेटा इस एग्जाम्पल के दो पार्ट गिवन है, ए और बी। ए में दो एलिमेंट है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बी में भी दो एलिमेंट है, कार्बन और सिलिकॉन। और पूछा गया है कि विच एलिमेंट हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, यानी इन दो में से कौन सा एलिमेंट है जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, और इन दो एलिमेंट में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें ना तो ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं। ऊपर है बेरिलियम और नीचे है मैग्नीशियम। इसी तरीके से कार्बन और सिलिकॉन ये भी एक ही ग्रुप के अंदर है, कार्बन और सिलिकॉन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आते हुए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। तो क्या मतलब इसका शील्डिंग इफेक्ट कम, इसका ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट देन बेरिलियम। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट देन बेरिलियम। अब बताएं कार्बन और सिलिकॉन ये एक ही ग्रुप में, ऊपर कार्बन है नीचे सिलिकॉन है, तो ऊपर से नीचे आते हुए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। तो क्या लिखेंगे, सिलिकॉन हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट देन कौन सी चीज, कार्बन। अब बच्चों कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 और बुक पेज है 56। इसके तीन पार्ट हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, बी पार्ट है लिथियम सोडियम, सी पार्ट है बोरोन और एल्यूमिनियम। और यही बात पूछी गई है, विच एलिमेंट हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में है, फ्लोरीन उसके नीचे है क्लोरीन। लिथियम सोडियम ग्रुप 1 में है, लिथियम और सोडियम, लिथियम ऊपर है सोडियम नीचे है। बोरोन एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13, बोरोन ऊपर है एल्यूमिनियम नीचे है। पीरियोडिक टेबल में से आप लोग देख सकते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ इन दोनों में से क्लोरीन का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इन दोनों में से सोडियम का, इन दोनों में से एल्यूमिनियम का। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आते ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। हाँ अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होता साथ, बताओ फिर सबसे ज्यादा किसका होता, ब्रोमीन का। लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम और अगर फ्रांसियम होता, बताओ सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस में होगा, फ्रांसियम में। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो इन तीनों में से किसका होगा, गैलियम का सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों अब ये तो है नहीं ना, ये वाले तो नहीं गिवन है, ये वाले तो गिवन नहीं है, सिर्फ ये हैं। तो इस पेयर में से फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्लोरीन का। तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट देन फ्लोरीन। क्यों, क्लोरीन में है 3 शेल, फ्लोरीन में है 2 शेल। क्लोरीन में टोटल 3 शेल है ना, तो आखिरी वाला तो वैलेंस शेल, इनर शेल की तादाद 2 हो जाएगी। इनर शेल की तादाद 2 है और इसमें इनर शेल की तादाद 1 है। एक इनर शेल है तो क्या मतलब ये कम रुकावट बनेगा न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके साथ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसमें एक शेल कम रुकावट बनेगा, 2 शेल ज्यादा रुकावट बनेगी। अब बी कौन सा है, लिथियम और सोडियम। लिथियम और सोडियम में से सोडियम हैज Na, सोडियम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट देन लिथियम। अब आगे है बोरोन एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट देन बोरोन। एटॉमिक साइज या बच्चों इसे एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, और बाज़ औक़ात अगर एटॉमिक वॉल्यूम आ जाए ना तब भी आप लोगों ने यही लिख देना है। एटॉमिक साइज क्या होगा या एटॉमिक रेडियस से अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। रेडियस किस चीज का होता है, रेक्टेंगल का होता है ना या स्क्वायर का। ये स्क्वायर है तो बताएं इसका रेडियस कितना होगा। और भाई रेडियस रेक्टेंगल का, स्क्वायर का या ट्राइंगल पैरेललोग्राम वगैरह का नहीं होता, रेडियस सिर्फ सर्कल का होता है, और सर्कल आपको पता है इस शक्ल का होता है। अब रेडियस क्या होगा, सेंटर से लेकर ये जो आखिर वाली लाइन आती है ना सर्कमफेरेंस लाइन, यहां तक का ये जो फासला होता है ये रेडियस कहलाता है। अब एटम को भी देख लें, एटम की शेप भी सर्कुलर है, तो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से लेकर ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, या आप ये कह सकते हैं आउटर मोस्ट जो शेल है, इस शेल तक का जो फासला होता है ना, वो वाला फासला क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहलाता है। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost electron या valence electron of an atom is called atomic radius। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो इसके सेंटर से लेना चाहिए। भाई ये मैंने न्यूक्लियस इतना बड़ा बनाया है, नहीं तो असल में एटम के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल बहुत छोटा, बहुत ही छोटा होता है। तो यहां पर मैं इसकी डिफिनेशन लिख देता हूं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost
electron of an atom is called atomic size, या आप एटॉमिक रेडियस लिखते हैं। अब बेटा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज पर या एटॉमिक रेडियस पर इफेक्ट करते हैं? बेटा एक तो नंबर ऑफ शेल, देखे ना ऊपर से नीचे अगर एक ग्रुप में हम लोग आ रहे हैं ना तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो मुझे बताएं यहां से यहां तक का फासला रेडियस कहलाएगा और यहां से यहां तक का फासला रेडियस कहलाएगा। इसमें शेल ज्यादा है, इसमें कम है। बताएं किस में रेडियस ज्यादा है? इसमें रेडियस कम है और इसमें रेडियस ज्यादा है। तो एक तो नंबर ऑफ शेल, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। ये जो न्यूक्लियर का चार्ज होता है ना, इस चार्ज पर डिपेंड कर होता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन नंबर ऑफ शेल और नंबर टू न्यूक्लियर चार्ज। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ना है ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। पहला ट्रेंड कौन सा लिखा है? ट्रेंड इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम। अब बताएं ऊपर से नीचे आ तो ये एटम का साइज बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है? भाई बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? ट्रेंड इन अ ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसका रीजन भी लिखना है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस as we move from top to bottom within a group। अब बच्चों ट्रेंड इन अ पीरियड, पीरियड में जरा देखिए लेफ्ट टू राइट आते हुए देखिए, इसमें भी दो शेल, इसमें भी दो शेल, इसमें भी, सब में एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। जब नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे तो बताएं एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सेम रहेगा। नहीं, सेम नहीं रहेगा बेटा, कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? देखिए ना, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। न्यूक्लियर चार्ज में एक का इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट एक एटम से नेक्स्ट एटम पर जाते हैं तो 1 का इजाफा हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज में। और आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे बताएं ये +3 चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या +4 चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? भाई +4 चार्ज। जब चार्ज बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नजदीक हो जाएंगे। इसके मुकाबले में ये वाले जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा ज्यादा नजदीक होंगे। क्या मतलब? एटम श्रिंक कर जाएगा, एटम का साइज कम हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1, एक का इजाफा होता है, फ्रॉम 1 एटम टू द नेक्स्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम लोग एक एटम से नेक्स्ट एटम, अगले एटम पर आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में कितना इजाफा होता है? एक का इजाफा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1, न्यूक्लियर चार्ज में एक का इजाफा होता है फ्रॉम 1 एटम टू द नेक्स्ट, एक एटम से जब उससे नेक्स्ट वाले एटम पर जाते हैं। और किस डायरेक्शन में? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटम श्रिंक्स, एटम श्रिंक कर जाता है, एटम श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करने क्या मतलब? उसका साइज छोटा हो जाता है। बेटा ये रहे इस टॉपिक के नोट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम्पल 4.5 बुक पेज 57। बेटा इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। ए में 2 एलिमेंट गिवन है, बी में भी 2 एलिमेंट गिवन है। ए में है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और बी में है कार्बन और सिलिकॉन। कह रहा है विच एलिमेंट हैज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस। ये बताना है कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, यानी इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और इन दोनों में से कौन सा है जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। बेटा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ग्रुप में नहीं है, एक ही पीरियड में है। एक ही पीरियड में पहले आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, ये थर्ड पीरियड में है। अब यहां पर पीरियड के लिहाज से ट्रेंड बताना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज, डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस। तो क्या मतलब? मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम का कम होगा। उधर जाते हुए डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज हो रहा है तो क्या मतलब? इसका ज्यादा और इसका कम। अगर इसके बाद और कोई एटम होता तो उसका और एटॉमिक रेडियस कम हो जाता। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम हैज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, मैग्नीशियम हैज
ग्रेटर एटॉमिक रेडियस देन एल्यूमिनियम। आगे कह रहा है कार्बन और सिलिकॉन। पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देखें तो कार्बन और सिलिकॉन एक पीरियड में नहीं, एक ही ग्रुप में हैं। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन और सिलिकॉन। तो आप ग्रुप के लिहाज से ट्रेंड देखेंगे, ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो बताएं कौन सा इन दोनों में से एटम होगा जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा? ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है, तो क्या मतलब नीचे जब इंक्रीज किया तो इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे? सिलिकॉन हैज greater atomic radius than carbon। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6 बुक पेज है 57। इसके भी दो पार्ट हैं, ए और बी। ए में दो एलिमेंट है ऑक्सीजन सल्फर, बी में दो एलिमेंट है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कह रहा है विच एलिमेंट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। इस बात का ख्याल रखना है कि ग्रेटर की बात कर रहा है या स्मॉलर की। स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। बेटा ऑक्सीजन सल्फर जो है ना एक ही ग्रुप में है, ऊपर है ऑक्सीजन फिर नीचे है सल्फर, चैल्कोजेन यानी ग्रुप नंबर 16 में। तो नीचे आते हुए एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो इसका मतलब यह है कि इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन सल्फर। और बच्चों अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ये एक ही पीरियड के अंदर आते हैं। सेकंड पीरियड में पहले ऑक्सीजन आ रहा है फिर फ्लोरीन आ रहा है। पहले ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि सबसे पहले ये आ रहा है उस पीरियड में, नहीं, उससे पहले और भी एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में ऑक्सीजन पहले आ रहा है। आपको पता है इस तरफ को एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज। तो इसका मतलब इसका कम होगा और इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे? फ्लोरीन हैज स्मॉलर, यानी पहले वो लिखना है ना, जहां स्मॉलर की बात करनी है तो पहले वो लिखना है जिसका एटॉमिक रेडियस कम है। फ्लोरीन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन ऑक्सीजन। आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा आपकी बुक में जो हेडिंग डली हुई है ना वो सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी की डली हुई है, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन नेम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और बेटा इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, हीट ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। भाई एनर्जी या पोटेंशियल पढ़ा है ना, पोटेंशियल भी एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जिसे कहते हैं। एंथैल्पी हीट को बोलते हैं और हीट भी एनर्जी होती है। हीट ऑफ आयोनाइजेशन, यहां पर भी हीट का क्या मतलब है? एनर्जी ही है। बेटा ये कौन सी एनर्जी होती है? किसी भी एटम से अगर आपने सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? अब जरा देखें ना, मैंने इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं इसको क्या कहूंगा कि चल भाई निकल जा, निकल जाएगा ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं क्या करूंगा? हाथ से मिटा दूंगा। बेटा एटम कोई लाइनों से तो नहीं बना होता, कोई इस मार्कर से तो नहीं बना हुआ कि उसके इलेक्ट्रॉन को मिटा दूंगा। बेटा किसी भी एटम से अगर सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एटम को एनर्जी देना पड़ती है। तो वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि एटम गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म में हो। मैं यहां पर ये डिफिनीशन पहले लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको ये सारी बातें यहां पर समझा देता हूं। तो कैसे डिफाइन करूंगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव the outermost electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy. The minimum amount of energy that is required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom. बेटा यहां पर isolated gaseous atom का मतलब ये नहीं कि एटम गैस की शक्ल में होगा, नहीं। गैसियस का मतलब ये होगा कि उस एटम के साथ कोई और एटम जुड़ा हुआ नहीं होगा, कोई और एटम बॉन्डेड नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग एटम होगा। और आइसोलेटेड का मतलब ये है कि उस एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह पर उस एटम के अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की फोर्स के अलावा कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, मुकम्मल तौर पर वो एटम अलग है। जरा देखें, जैसे यहां पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। लिहाजा अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एटम को एनर्जी देना पड़ेगी, एटम को एनर्जी देना पड़ेगी। अब सपोज करें कि आप लोग एनर्जी दे रहे हैं, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मैं कह रहा हूं कि सपोज करें, यानी जितनी एनर्जी मैं यहां पर बताऊंगा उतनी एनर्जी नहीं लगती, लेकिन मैं यहां पर आसान नंबर बताता हूं, इजी नंबर बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सपोज करें कि आप लोग 0.1 जूल एनर्जी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक वाले एरिया में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, और जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, लेकिन जहां तक ये पहुंचा इतनी एनर्जी मिली कि ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच सकता था। अब क्या होगा कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां तक लग रही है इलेक्ट्रॉन पर, इस जगह तक। अब क्या होगा कि ये यहां पर जैसे पहुंचेगा, न्यूक्लियस इसको दोबारा खींचकर अपनी तरफ ले आएगा। इसने ये जो 0.1 जूल एनर्जी ऑब्जर्व की थी वो यहां पर रिलीज कर देगा और दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। अब आपने एनर्जी बढ़ा दी, 0.2 जूल कर दी। अब ये क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, यहां तक पहुंचेगा। लेकिन अब भी जरा देख लें, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड के अंदर अंदर है, यानी यहां तक भी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है इसको। तो बेटा ये क्या काम करेगा, ये 0.2 जूल एनर्जी यहां रिलीज करेगा और दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। क्या मतलब, मुकम्मल तौर पर रिमूव नहीं हुआ। अब आप लोग क्या काम करेंगे, 0.3 जूल आपने एनर्जी दी, जैसे 0.3 जूल एनर्जी दी, ये यहां तक पहुंचा। अभी भी देखे ना, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रेंज के अंदर अंदर है ये। अब क्या करेगा, ये 3 जूल एनर्जी रिलीज करेगा, दोबारा वापस आ जाएगा। अब आपने 0.4 जूल एनर्जी दी, जैसे आपने 0.4 जूल एनर्जी दी, ये जनाब यहां से यहां पहुंच गया। अब यहां पर पहुंच गया ना, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की रेंज से बाहर चला गया है। अब न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके दोबारा अपनी पोजीशन पर नहीं ला सकेगा। तो बताएं कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी इस इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर एटम से रिमूव करने के लिए, एटम से निकालने के लिए, 0.4 जूल। तो यहां पर ये 0.4 जूल आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। अब बच्चों अगर आप लोग 0.5 जूल एनर्जी देते हैं तो क्या ख्याल है कि ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं? जी बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन हम 0.5 जूल को आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.4 जूल एनर्जी चाहिए। तो इस 0.5 जूल में से 0.4 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, और बाकी जो 0.1 जूल बचा था ना, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा देगी। तो आप मुझे बताएं इस 0.5 जूल में से कितने जूल ने इलेक्ट्रॉन निकाला? 0.4 जूल ने। तो 0.5 जूल आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कहलाएगा, 0.4 जूल मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने में इस्तेमाल होती है 0.4 जूल है। अगर आप 0.6 जूल एनर्जी देंगे तो मुझे बताएं क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं? निकलेगा, लेकिन क्या 0.6 जूल ये जो आपने एनर्जी दी है, ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालने, इस एटम से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हुई है? नहीं बेटा, इसमें से सिर्फ 0.4 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हुई है। मुझे बताएं बाकी 0.2 जूल एनर्जी कहां चली गई? उसने भाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा किया होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई होगी कि इलेक्ट्रॉन तेजी से दूर चला जाए। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्या मतलब, कोई और एटम ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन पर असर कर रहा हो, इस इलेक्ट्रॉन पर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। आप जरा देखें, अगर यहां पर एक और एटम है, इसका न्यूक्लियस अगर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप लोग 0.4 नहीं, हो सकता है 0.3 जूल एनर्जी भी दें, तो कुछ यहां एनर्जी होगी जो इसको दूर लेकर जाएगी, कुछ ये वाला न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो 0.3 से ही निकल जाएगा। लेकिन आप जरा देखें, ये जो 0.3 जूल एनर्जी है ना, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने में एक और चीज भी इस्तेमाल हुई है। लिहाजा अब अगर कोई और एटम इस एटम के नजदीक होगा तो फिर आप लोग सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से जो टर्म इस्तेमाल हुई है आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी इस एटम के साथ कोई और एटम बॉन्डेड ना हो, या इस एटम के नजदीक कोई और एटम मौजूद ना हो, या इस एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस को कोई और एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट न कर रहा हो, यानी इस एटम का एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा हो कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये एटम है और किसी किस्म की कोई फोर्स मौजूद नहीं है। अब बच्चों मुझे ये बताएं, जब ये एक एटम है, इसमें एक प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है,
आपको पता है प्रोटॉन पर +1 और इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज है। इस पूरे एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये एटम न्यूट्रल है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो फिर क्या आ जाएगा, +1 और बाहर इलेक्ट्रॉन तो चला गया। तो मुझे ये बताएं कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पर कौन सा चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। और आपको पता है जिस एटम पर प्लस चार्ज आ जाता है वो क्या कहलाता है, कैटायन। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कैटायन फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। इसकी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। अब मेटल के कैटायन बनते हैं, ये मेटल है बेटा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हम इसको देंगे तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ आयन बना देगा और साथ कौन सी चीज, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। अब प्लस का मतलब ये है कि ये अलग है और ये अलग है। अब बताएं मैंने ये आयनाइजेशन एनर्जी रिएक्टेंट वाली साइड पर क्यों लिखी, बेटा इस वजह से लिखी है कि एटम को हम एनर्जी दे रहे हैं, क्या मतलब एटम एनर्जी गेन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब भी एटम कोई चीज ऑब्जर्व करेगा रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखेंगे, जब भी एटम कोई चीज रिलीज करेगा प्रोडक्ट वाली साइड पर। अब जरा देखें एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इलेक्ट्रॉन किस साइड पर बना दिया हम लोगों ने, प्रोडक्ट वाली साइड पर बना दिया। और साथ में यहां पर ये लिखूंगा, इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन पॉजिटिव आयन। अब बच्चों हम लोगों ने ट्रेंड पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का। ट्रेंड क्या मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की जाने आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में क्या चेंज आ रही है। और अगर बेटा हम लोग पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट से राइट की जाने जाते हैं तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में क्या चेंज आ रही होती है। तो पहले हम लोगों ने लिखा है ट्रेंड इन अ ग्रुप। बेटा जब टॉप से बॉटम की जाने आएंगे, ये जरा देखें ना, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप के एलिमेंट हैं। इस ग्रुप में 2 और एलिमेंट भी थे लेकिन वो मैंने बनाए नहीं है, यहाँ पर जगह भी नहीं थी और बनाना बहुत मुश्किल भी था। आप इन्हीं से समझ जाएंगे। मुझे बताएं इस इलेक्ट्रॉन को जरा देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे बताएं कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से इसके साथ जुड़ा होगा, न्यूक्लियस के साथ, ये वाला या ये वाला। भाई जरा देखें, यहां पर 2 शेल हैं, यहां पर 3 शेल हो गए, यहां पर 4 शेल हैं, और नीचे आए तो 5 शेल, फिर नीचे आएंगे तो 6 शेल, फिर नीचे आएंगे तो 7 शेल। बच्चों यहां पर 2 शेल हैं तो न्यूक्लियस यानी ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है। और आपको पता होना चाहिए कि जब 2 अट्रैक्ट करने वाली चीजों के दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो वो एक दूसरे को ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करते हैं। बेटा 2 मैग्नेट है ना, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मुझे बताएं अगर 2 मैग्नेट यहां पर दूर हों एक दूसरे से तो वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, या अगर नजदीक हूं तो वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। बेटा जब नजदीक होते हैं, क्या मतलब जब डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और बेटा ये एक लॉ भी है कि चार्ज एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, ये एक लॉ भी है, उसे कूलम्स लॉ कहते हैं। लेकिन अब उसकी डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। अब आपको जस्ट सिंपल सी एग्जांपल मैंने दे दी है मैग्नेट की, या आप ये समझ लें कि मैग्नेट आयरन को, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर मैग्नेट और आयरन के पीस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें तो अट्रैक्शन कम हो जाती है, और जैसे वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर हो गया, यहाँ पर और ज्यादा दूर हो गया। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को देखें ना तो ये न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर हो गया। तो यहाँ पर फासला कम है, फिर फासला बढ़ गया, और फासला बढ़ गया, और फासला बढ़ गया। तो क्या मतलब फासला बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन कम होती जा रही है। बेटा नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से कौन सी चीज, एक तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दूसरा बेटा जरा देखें शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या मतलब है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसकी अट्रैक्शन को यहाँ पर पहुंचने से रोकेंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक शेल के इलेक्ट्रॉन रोकेंगे, यहाँ पर 2 शेल है अंदर, तो 2 शेल के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को यहाँ पर पहुंचने से रोकेंगे। यहाँ पर जरा देखें ना, अंदर 3 शेल है, टोटल तो 4 शेल है ना, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट आखिर वाला शेल की वजह से नहीं होती, अंदर वाले शेल की वजह से होती है। तो जरा देखें यहाँ पर 3 शेल हैं जो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर 4 शेल हो गए हैं, 1 2 3 4। जरा देखें इस शेल के इलेक्ट्रॉन भी इस फोर्स को आगे जाने से रोकेंगे, फिर जो फोर्स आगे आएगी ये वाले रोकेंगे, फिर जो फोर्स और आगे आएगी उसको ये रोकेंगे, फिर जब फोर्स और आगे आएगी तो उसको ये रोकेंगे, यानी यहां तक जो फोर्स पहुंचेगी वो बहुत कम पहुंचेगी। तो मुझे बताएं कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है अपने एटम के साथ। तो जनाब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं
तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन सिर्फ बड़ी वजह एक ही है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से एक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस और वैलेंस या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से, इन दोनों वजूहात की वजह से बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप जरा देखिए यहां पर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या मतलब ये ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है इसकी निस्बत, ये ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है इसकी निस्बत, और ये वाला ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है इसकी निस्बत। तो मुझे बताएं ये ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है और ये इतनी ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं है, तो किसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, चलें समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहां पर दो कागज लगा देता हूं, एक कागज यहां पर एक यहां पर, एक जो है ना वो किसी सख्त किस्म की मजबूत किस्म की गम, गोंद नहीं होती गम वगैरह, उससे जोड़ देते हैं यहां पर मजबूती से, और एक कोई सिंपल से गम से याद आया, वो आपको याद है ना जब आप लोग छोटे होते थे, कॉपी का पेज फट जाता, किताब का पेज फटता था, तो कौन सी गम इस्तेमाल करते थे, याद है ना, काम चला लेते थे। तो भाई आप लोग उस गम से यहां पर जोड़ लेते हैं। तो मुझे बताएं कौन सा ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है, जो आपके सलाइवा यानी थूक से जुड़ा हुआ है वो ज्यादा मजबूती से नहीं, जो गम से जुड़ा हुआ है वो ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो कौन से कागज को अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है, इसको अलग करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो इसको अलग करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए। तो क्या मतलब टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डिक्रीजेस। और इसका रीजन क्या लिखूंगा, क्योंकि जब हम लोग विद इन अ ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, और इसकी वजह से फिर दो काम हो जाते हैं बेटा, एक तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और दूसरी वजह क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अब बच्चों इन दोनों चीजों की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। फिर क्या होता है, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन, सो लेस एनर्जी इज required to remove electron। अब बच्चों हम लोगों ने ट्रेंड इन अ पीरियड पढ़ना है। बच्चों एक पीरियड को, चलें इस पीरियड को जरा देख लेते हैं, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं सारे के सारे। अब जरा देखें जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। इसमें कितने शेल हैं, दो, इसमें भी 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 दो और इसमें भी दो। शेल की तादाद तो सेम है, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न बढ़ेगी न कम होगी। लेकिन बेटा जरा देखें जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज 1 by 1 बढ़ता जा रहा है, यहाँ +3 +4 +5 +6। एक एटम से जब हम लोग नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करते हैं तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज 1 के हिसाब से बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में एक तो इजाफा होता जा रहा है। और बेटा इसके अलावा एक और चीज भी बढ़ रही है, जरा देखें ना इलेक्ट्रॉन की तादाद, इसमें कुल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और एक ये 3, इसमें 2 ये और 2 ये 4, इसमें 2 ये और 3 5 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज में एक का इजाफा हो रहा है, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी इजाफा होता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन में इजाफा क्या मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। बेटा जब चार्ज बढ़ रहे होते हैं ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये कूलम्स लॉ कहता है। तो आप जरा मुझे बताएं बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से जुड़ा होगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से जुड़ा होगा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव 4 चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर +3, यहाँ पर कम चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लिहाजा ये इतनी ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं होगा जितनी मजबूती से ये वाला जुड़ा होगा।
तो बच्चों अब ये ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। अब ये और ज्यादा मजबूती से जुड़ा होगा तो इसको रिमूव करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्या मतलब, जब आप लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे ना विद इन अ पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी बढ़ रही होती है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। एंड इन अ पीरियड में क्या लिखेंगे, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजेस। अब इंक्रीज होती क्यों है, नंबर ऑफ शेल remains same, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट remains constant, but nuclear charge and number of electrons increases from one atom to the next atom, from left to right, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब ये न्यूक्लियर चार्ज 1 by 1 बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जा रही है। इसमें 3 प्रोटॉन थे, इसमें 4 हो गए, इसमें 5, इसमें 6, एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। तो बेटा जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases, so more energy is required to remove इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, मैं पहले भूल गया था, आखिर में ना इस तरह की एक डायग्राम बना देनी है और नोट्स में सब में बनी होगी, सब में बनी होगी यहाँ पर। अब मुझे बताएं, ये कहलाएगा पीरियोडिक ट्रेंड, ये क्या कहलाएगा, ट्रेंड इन अ ग्रुप। तो बेटा पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या है, इंक्रीज, तो इस तरफ को हम लोग लिख देंगे इंक्रीज। और टॉप टू बॉटम नीचे की जानिब क्या हो रहा है, ट्रेंड इन अ ग्रुप डिक्रीज, तो यहां पर क्या लिख देंगे, डिक्रीज। यहां पर आप लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा ये बन गए हैं इस टॉपिक के नोट्स, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 4.6 बुक पेज नंबर 58। बेटा इसके दो पार्ट्स हैं, ए में 2 एलिमेंट गिवन है बी और सी, और बी में 2 एलिमेंट गिवन है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, बी बोरोन सी कार्बन। अब पूछ क्या रहा है, विच एलिमेंट हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आपने ये बताना है कि इन 2 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, स्मॉलर है, और इन 2 एलिमेंट में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी एनर्जी कम है। बेटा बोरोन और कार्बन एक ही पीरियड के अंदर आते हैं, बोरोन और कार्बन, ये देखे ना, बोरोन और कार्बन। और आपको पता है पीरियड में इस तरफ को जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो क्या मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर होगी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, बोरोन हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी देन कार्बन। अब बी को सोल्व करते हैं, बी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही पीरियड के अंदर नहीं है। आप जरा देखें ना, ये पीरियड है सेकंड, इसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन इसमें आप देख लें आपको फास्फोरस नहीं मिलेगी। तो बेटा नाइट्रोजन और फास्फोरस एक पीरियड में नहीं, एक ग्रुप में आते हैं, नाइट्रोजन ऊपर है और फास्फोरस उसके नीचे है। और आपको पता है ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने का क्या मतलब है, कौन सा इन दोनों में से ऐसा होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ऊपर से नीचे आती है डिक्रीज, डिक्रीज होने क्या मतलब कम हो रही है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, स्मॉलर होगी। तो क्या लिखेंगे, पी यानी फास्फोरस हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी देन कौन सी चीज, नाइट्रोजन। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.7 बुक पेज है 59। बेटा इसके 3 पार्ट हैं, ए में 2 एलिमेंट गिवन है बोरोन और नाइट्रोजन, बी में 2 एलिमेंट हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, सी में 2 एलिमेंट है कार्बन और सिलिकॉन। और बताना यही है कि विच एलिमेंट हैज द स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी, बोरोन और नाइट्रोजन। बेटा बोरोन और नाइट्रोजन एक ही पीरियड के अंदर आ रहे हैं, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन। अब पीरियड में इस तरफ को जाते हुए आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, स्मॉलर होगी। तो क्या लिखेंगे, बोरोन हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी
देन नाइट्रोजन। बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप में आते हैं। ऊपर बेरिलियम है, नीचे मैग्नीशियम है। ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज यानी कम हो रही है एनर्जी। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम। कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में आते हैं। कार्बन ऊपर है, सिलिकॉन नीचे है। नीचे आते हुए डिक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी। डिक्रीज क्या मतलब? कम हो रही है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है। तो सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सिलिकॉन है स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी देन कार्बन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, और वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एटम को एनर्जी देना पड़ती है। वो मिनिमम एनर्जी जो किसी एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है या आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ये इसका उल्ट है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इन करना है। अब मुझे बताएं, जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना था तो एटम को एनर्जी देना पड़ी। अब इलेक्ट्रॉन इन करना है तो एटम से एनर्जी रिलीज करवाना पड़ेगी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड gaseous atom is called electron affinity. अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है? फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा अब इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? आउटर मोस्ट शेल में। अब किस सूरत में वो यहां पर रह सकता है? जब उसको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड करती है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पर। और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी तीन चीजों पर? एक तो न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अब ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा क्या मतलब? जो इलेक्ट्रॉन एड अप होगा वो ज्यादा मजबूती से बाइंड्स होगा, ज्यादा मजबूती से जुड़ेगा एटम के साथ। और जितना ज्यादा मजबूती से जुड़ेगा इतना ज्यादा स्टेबल होगा। और बेटा ज्यादा स्टेबल का मतलब ये होता है कि उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है। जितना ज्यादा कोई चीज स्टेबल होती है इसका मतलब उसके अपने अंदर अब एनर्जी कम है। और एनर्जी कम किस वक्त होती है? जब वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। दूसरा बेटा नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल की वजह से एक तो डिस्टेंस बढ़ता है, दूसरा नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो बेटा कौन कौन सी चीजें हो गई? न्यूक्लियर चार्ज, उसके अलावा बेटा शील्डिंग इफेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो लास्ट वाले दो पॉइंट है ना, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस और शील्डिंग इफेक्ट, ये नंबर ऑफ शेल पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा। देखें ना जरा, यहां पर ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस से आखिरी शेल का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। बेटा अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे डिपेंड करती है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पर कैसे डिपेंड करती है, और शील्डिंग इफेक्ट पर कैसे डिपेंड करती है? भाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जैसे आप जरा देखें ना, इस तरफ को जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो उस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। ज्यादा मजबूती से खींचेगा क्या मतलब? वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से मोर स्ट्रांगली बाइंड्स करेगा, मोर स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होगा एटम के साथ। और मोर स्ट्रांगली जुड़े होने का मतलब क्या है? स्टेबल हो गया यहाँ आकर। और स्टेबल होने का मतलब क्या है? कि उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो गई है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। बेटा अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, जैसे ऊपर से नीचे आते हुए न्यूक्लियस से यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा ना, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर वो कम लगेगी। और जब फोर्स कम लगेगी तो क्या मतलब? जो इलेक्ट्रॉन इन हुआ है, एड अप हुआ है,
वो ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ, ज़्यादा मजबूती से बाइंड्स नहीं होगा। ज़्यादा मजबूती से बाइंड नहीं है, क्या मतलब वो अनस्टेबल है, किसी वक्त भी यहाँ से बाहर जा सकता है। तो बेटा अनस्टेबल है, क्या मतलब उसके अपने अंदर अब एनर्जी ज़्यादा है। अपने अंदर एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एनर्जी उसने थोड़ी रिलीज की है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो क्या मतलब है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। इसी तरीके से बेटा जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, तो न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन एडअप होगा उस पर कम होती जाएगी। और अट्रैक्शन कम होती जाएगी, क्या मतलब वो लेस फोर्स से बाइंड होगा, लेस स्ट्रांगली बाइंड करेगा एटम के साथ। और बेटा वो इलेक्ट्रॉन जो एडअप हुआ है वो लेस स्ट्रांगली बाइंडेड है एटम के साथ। तो इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो उसके अपने अंदर एनर्जी ज़्यादा है। अपने अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो क्या मतलब उसने कम एनर्जी रिलीज की है। जो एनर्जी रिलीज की है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने क्या कहा, कम एनर्जी रिलीज की है, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो गई है। तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये दो चीजें बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो अब हम लोगों ने ट्रेंड पढ़ने हैं, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। पहले हम लोग ट्रेंड इन अ ग्रुप पढ़ेंगे। ग्रुप में हम लोग ट्रेंड किस तरीके से स्टडी करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब बेटा टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो क्या मतलब न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल है, जहां पर नया इलेक्ट्रॉन जो इन होगा वो यहाँ आकर स्टे करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्टे करेगा ना, उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बढ़ गया। फासला बढ़ गया है तो क्या मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है, क्या मतलब ये लेस फोर्स से बाइंड है, लेस स्ट्रांगली बाइंड करेगा कमिंग इलेक्ट्रॉन। लेस स्ट्रांगली बाइंड करेगा, क्या मतलब ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ज़्यादा स्टेबल ना होने का मतलब इसने कम एनर्जी रिलीज किया है, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई है। और दूसरा बेटा ऊपर से नीचे आते हुए शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ जाना भी है। शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तो इस न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एडअप होगा ना, जैसे आप सपोज करें अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया यहाँ पर एडअप हो, यहाँ एडअप हो गया। अब दरमियान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ना ये न्यूक्लियस इसको अच्छे तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्या मतलब ये ज्यादा मजबूती से इसके साथ जुड़ेगा नहीं, लेस स्ट्रांगली बाइंड्स करेगा, लेस स्ट्रांगली, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बाइंड करेगा। और जब बेटा ये इसके साथ लेस स्ट्रांगली बाइंड्स करेगा तो क्या मतलब है, ये किसी वक्त भी जा सकता है, ज्यादा स्टेबल नहीं है। ज्यादा स्टेबल होने का मतलब इसके अपने अंदर एनर्जी ज्यादा है। अपने अंदर एनर्जी ज्यादा होने का मतलब इसने एनर्जी कम रिलीज की है, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो ट्रेंड इन ग्रुप में क्या लिखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। और साथ इसका रीजन भी लिखना है। रीजन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। और बेटा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने की वजह से कौन सी चीज, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड added electron and the added electron increases। और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, also increases। अब बेटा इन दोनों चीजों के बढ़ने की वजह से कमिंग इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाइंड करेगा। एडेड अप इलेक्ट्रॉन will bind less tightly, so less energy, एनर्जी क्या मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलीज। बेटा इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है ट्रेंड इन अ पीरियड। बताएं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ शेल बराबर है, क्या मतलब शील्डिंग इफेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, साइज थोड़ा सा कम होता जा रहा है। और दूसरा बेटा कौन सी चीज, न्यूक्लियर चार्ज 1 by 1 बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज 1 1 करके बढ़ता जा रहा है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। तो बेटा जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एडअप होगा, अब सपोज करें यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है इस जगह पर, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये इसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्या मतलब ये ज्यादा टाइटली बाइंड करेगा। जब ज्यादा टाइटली बाइंड करेगा तो क्या मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल क्या मतलब है, अपने अंदर कम एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी इसने रिलीज करती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस।
क्यों इंक्रीज करती है, रीजन भी लिखना। न्यूक्लियर चार्ज increases by 1 from one element to the next, from left to right. So as a result of this, added up electron binds more tightly, so more energy is released. जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा यहाँ पर इसको ग्राफिकली यानी डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर देना है। लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम विद इन द ग्रुप डिक्रीज। यहां क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है बेटा, एटम जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या एटम आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। आप जरा देखें, जैसे अगर मैं बात करता हूं Na और Cl की, Na में कुल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। बच्चों अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में कुल होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो गए 8, और तीसरे में हो गए कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मुझे बताएं क्या इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, नहीं है ना। अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो तो हम लोग कहते हैं इस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अनस्टेबल है। और इसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है। अब बच्चों होता क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, क्या मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चला गया। अब इसकी वजह क्या थी, क्यों इलेक्ट्रॉन ने इसको छोड़कर इस पर आ गया, वजह ये थी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत होती है ना किसी भी एटम या एलिमेंट की, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, बेटा बॉन्ड बनाने वाले। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ना ये बॉन्ड बना रहा था, या हम लोग ये कहते हैं कि जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई बॉन्ड कौन से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जो आखिरी शेल में होते हैं। अब जरा देखें, अगर हम लोग HCl की बात करें तो HCl में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि शेयर होता है। H अपना 1 इलेक्ट्रॉन सेंटर में ले आता है, क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन सेंटर में ले आता है। ये जो मैंने सर्कल में बनाया ना छोटा सा, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और ये जो क्रॉस में बनाया ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में आ गया, पेयर बन गया। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, क्लोरीन भी, यानी हाइड्रोजन भी यूज करेगा, क्लोरीन भी यूज करेगा। हम लोग कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। अब बच्चों ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, होना तो ये चाहिए था कि ये सेंटर में हो। क्यों सेंटर में हो, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर में 50% हिस्सा हाइड्रोजन का है, 50% हिस्सा क्लोरीन का है। लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है। क्यों क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, वजह यह है कि क्लोरीन की इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा है। और बेटा यही इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लिनस पॉलिंग। उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने का मेथड बनाया था, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करके मालूम करना। ये क्या कहलाता है? रिलेटिव। रिलेटिव क्या मतलब होता है? जिनका आपस में रिलेशन होता है, यानी एक दूसरे के लिहाज से, एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद जो चीज हासिल होती है उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव। तो बच्चों जो लिनस पॉलिंग था उसने एलिमेंट की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने का मेथड सबसे पहले बनाया था, डिस्कवर किया था। और बेटा ये जो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं ना एलिमेंट की, कि भाई लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, सोडियम की 0.9 है, पोटाशियम की 0.8 है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनके साथ यूनिट नहीं लिखी होती, लेकिन इनकी यूनिट कौन सी होती है? पॉलिंग। अब याद रख लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर जनरली मेजर्ड इन पॉलिंग स्केल, PAULING, लिनस पॉलिंग के नाम पर। अब बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज में ट्रेंड पढ़ने हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में क्या ट्रेंड है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में क्या चेंज आती है, और पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में क्या चेंज आती है। तो बच्चों अब मुझे बताएं, टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो क्या ख्याल है कि अब ये जो एटम है, ये वाला एटम, ये इलेक्ट्रॉन को, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, या ये वाला अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, या ये वाला अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? जाहिर सी बात है ये वाला जो एटम है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा। क्यों ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि एक तो डिस्टेंस कम है, असल में तो नंबर ऑफ शेल कम है ना, नंबर ऑफ शेल कम होने की वजह से एक तो डिस्टेंस कम है, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी कम है। तो ये ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट कर रहा है, क्या मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अब इसके मुकाबले में कम ताकत से अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या मतलब है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिक्रीज, डिक्रीजेस, और रीजन लिखेंगे। असल में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, और बच्चों जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं ना तो फिर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और बच्चों दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज कर जाता है, और इन दोनों के इंक्रीज करने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा होता है वो कम हो जाती है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगाता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and valence electron decreases। और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों पीरियड में ट्रेंड देखना है, यानी जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ग्रुप में कौन सा ट्रेंड होता है? टॉप टू बॉटम, पीरियड में लेफ्ट टू राइट। अब बच्चों जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल सेम है, जरा देखें, इसमें नंबर ऑफ शेल दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, सब में एक पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं। नंबर ऑफ शेल सेम है तो क्या मतलब? डिस्टेंस में भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरा बेटा शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट है। लेकिन एक और चीज बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज +3 +4 +5। जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं पीरियड के अंदर, तो बेटा एक एटम से जब हम लोग नेक्स्ट एटम पर जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में 1 का इजाफा होता है। मुझे बताएं जब न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता जाएगा तो क्या होगा? ये वाला न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, या ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? जाहिर सी बात है यहाँ +4 चार्ज है, जब चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो इस तरफ को जाते हुए क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। और इंक्रीजेस वजह क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज करता है? बाय 1। किस वक्त? जब यहां से यहां पर आते हैं तो 1 का नहीं, यहां से
जब डायरेक्ट यहां पर आए तो फिर तो 7 का इजाफा हुआ। फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट within a period. So yeah, therefore force of attraction, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। बच्चों आप लोगों ने इसे डायग्रामेटिकली भी शो कर देना है, बस ये सिंपल सी डायग्राम बना देनी है। ये जो लेफ्ट टू राइट है ये पीरियडिक ट्रेंड है, पीरियडिक ट्रेंड क्या है? इंक्रीज कर रही है। और ये ग्रुप ट्रेंड है टॉप टू बॉटम, क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। यहां लिख दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अल्लाह हाफिज। और ये रहे जनाब इस टॉपिक के नोट्स।